नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हमारा पहला लेक्चर है जिसमें कि आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। इसके इतिहास को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ ये देखेंगे कि कैसे जैसे जैसे समय बीतता गया मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो बदलता गया और वर्तमान में जो मनोविज्ञान है इसके कई स्कूल्स हैं। इन सभी स्कूल्स को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम सीडीपी पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी हम थ्योरीज वगैरह पढ़ रहे होते हैं और वो थ्योरीज कहीं ना कहीं हमें जो उनके मेन विचारधारा है उससे हमें जोड़ने का प्रयास करती है। तो अगर हमें ये पता होगा कि मनोविज्ञान में कौन कौन से प्रमुख स्कूल्स वर्क करते हैं, मेन जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, वो अगर हमें पता होगा तो हम बाकी थ्योरीज को भी अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो एक बार मनोविज्ञान पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान आखिर क्या है और ये क्यों है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मनोविज्ञान क्या है। इसके शाब्दिक अर्थ को पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइके प्लस लोगोस। अब अगर मैं इनके शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करूं तो शाब्दिक अर्थ में अगर आप देखेंगे तो साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा यानी कि मन का अध्ययन। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन ये बहुत ही संकीर्ण अर्थ है। अगर हम बात करें इसके विस्तृत अर्थ की तो साइकोलॉजी एक काफी बड़ा विषय है जिसके अंतर्गत मनुष्य से संबंधित वो सभी आयाम आ जाते हैं, वो सभी डायमेंशंस आ जाते हैं जो किसी न किसी तरह से मनुष्य के मस्तिष्क को, उसके मन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य का व्यवहार आ जाता है, उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट आ जाता है, उसका सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है। और इसी वजह से इतनी सारे इसके एस्पेक्ट होने की वजह से आप देखेंगे कि साइकोलॉजी के ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा संख्या में है। हालांकि हमें सभी नहीं पढ़ने, जो मेन मैं स्कूल्स यहाँ पे बात करूंगा, मेजर मैं यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करूंगा, जिसमें कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टोल्ट, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जिसका संबंध सीधा सीधा बच्चों से होता है, क्योंकि हमारी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा संबंध सिर्फ इन्हीं से है, बाकी चीजों पे हम बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया साइकोलॉजी का विस्तृत अर्थ। अब अगर मैं इसके इतिहास की बात करें तो साइकोलॉजी कितना पुराना विषय है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो साइकोलॉजी आखिर कितना पुराना विषय है, तो साइकोलॉजी बहुत पुराना विषय है। जब से इस धरती पर मनुष्य का इतिहास रहा है तब से ही साइकोलॉजी रही है। लेकिन साइकोलॉजी को एक तरीके से सिस्टमेटिक रूप में लेकर के आना, एक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना, ये मॉडर्न कहानी है। लेकिन इतिहास की अगर बात करें तो जब से अरस्तु, सुकरात, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा, ये महान दार्शनिक रहे हैं और इनका नाम साइकोलॉजी की फील्ड में भी आता है क्योंकि उन्होंने अपने विचार बहुत दिए थे। ठीक है, शुरुआत में जब ये अरस्तु, सुकरात थे तो ये मन के बारे में बहुत बताते थे कि हमारा मन जो है वो क्या है, कैसा है, इसका स्वरूप कैसा होता है। तो साइकोलॉजी शुरुआत में क्या है कि मन पर केंद्रित थी, मन या चेतना कह लीजिए, मन या चेतना इस पर केंद्रित थी और इसके ही चारों तरफ घूमती थी। ठीक है, तो मन क्या है, चेतना क्या है, इसके बारे में समझना, इससे संबंधित जो विचार होते थे वो इनके द्वारा दिए गए थे। तो शुरुआत में तो सिर्फ ये इतना ही था साइकोलॉजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा व्यवस्थित और थोड़ा सा वैज्ञानिक हो गया। लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे काफी लंबे समय तक लोगों ने इसके बारे में धीरे धीरे अपने विचार दिए। उन विचारों को धीरे धीरे समेटा गया और एक समय ऐसा आया जब कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा साइंटिफिक रूप देने की कोशिश की। इसमें से जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो विलियम वुंड का आता है। ध्यान रखिएगा, विलियम वुंड जो थे उनका नाम आता है विलियम वुंड, जिन्होंने इस साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट डेवलप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा ईबी टिश्नर,
इनका भी नाम बहुत आता है, चार्ल्स डार्विन। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की। इसीलिए आप देखेंगे तो विलियम वुड ने सबसे पहले 1879 में 1879 में विलियम वुड ने सबसे पहली साइकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश की थी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले विलियम वुड ने 1879 में इसको एक वैज्ञानिक रूप देते हुए ऑफिशियली इनके लिए एक साइकोलॉजी के लिए एक सब्जेक्ट एक लैब तैयार किया था, जहाँ पे इनसे संबंधित जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुआ करते थे। तो इसकी स्थापना 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में की गई थी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान जो है, इसका इतिहास तो जैसे कि मैंने आपको बताया काफी पुराना है, जब से मनुष्य रहा है तब से ही है, लेकिन इसका जो अध्ययन बिंदु था वो समय समय पर बदलता रहा है। और यही कारण है कि हमें कई स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में मन और चेतना ये सबसे केंद्र में थे साइकोलॉजी के, कि भाई मन क्या होता है, चेतना क्या होती है, इसको समझना, इसको जानना, ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण इनके अध्ययन बिंदु शुरुआत में थे। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलती गई और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने अपना अध्ययन बिंदु मन और चेतना से हटाकर व्यवहार को किया, कि मनुष्य का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, कि मनुष्य का व्यवहार ही है जो हमें दिखता है, ये मन या चेतना हमें दिखाई नहीं देती है, ये था। फिर एक समय ऐसा आया जो कहा गया कि मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है और साइकोलॉजी में सबसे केंद्र बिंदु बना मनुष्य। फिर एक समय आया जब संज्ञान सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना अध्ययन का। तो कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजी धीरे धीरे विकसित होती गई, कैसे अध्ययन बिंदु उनका बदलता गया। शुरुआत में वो मेन किस पे स्टडी करते थे, बाद में किसी और पे, बाद में किसी और पे। ये सारी चीजें कैसे हुई? ये सारी चीजें तब हुई जब विज्ञान में वृद्धि हुई। विज्ञान जैसे जैसे विकसित होता गया, लोगों की सोचने और समझने की शक्ति उस हिसाब से बदलती गई। खासकर मैं बात करूं तो फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, इनमें जो डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से मनुष्य को ये मौका मिला कि वो अपने दिमाग को भी समझ सके कि कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। इन सब का ये परिणाम था कि धीरे धीरे जो साइकोलॉजी है वो भी विकसित होता गया। ठीक है, तो इसी का परिणाम रहा है कि हमें अलग अलग तरीके के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देखने को मिले हैं, जिसमें कि मैं कुछ के नाम यहाँ पर नोट करना चाहूंगा। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो है संरचनावाद, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेंगे इसके बारे में, एक समझ विकसित कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हाँ, ये है कि मनोविज्ञान जब आप पढ़ रहे हैं, खासकर जब मैं बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जब आप वो पढ़ रहे हैं तो एक समझ आपके अंदर विकसित हो जाती है कि अगर मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ किसी के बारे में, तो आखिर वो किससे संबंधित है, किस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से वो संबंधित है। और जब हम इस तरीके से कैटेगराइजेशन करते हैं तो चीजें समझना और बेहतर हो जाती है और आसान हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, या संरचनावाद हिंदी में कहते हैं इसको। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा सबसे पहले विलियम वुड और ईबी टिचनर ने की थी। विलियम वुड और ईबी टिचनर ने, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी थी, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली बात करता है कि चेतना का जो स्वरूप है, संरचना कैसी है चेतना की, क्या कहता है स्ट्रक्चरलिज्म या
संरचनावाद, इनका मेन अध्ययन बिंदु क्या है, वो है कि चेतना का स्वरूप या संरचना, चेतना की संरचना ये कैसी है, इसका अध्ययन करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रख के ये जो भी बातें करते हैं वो करते हैं कि चेतना है, इसकी संरचना कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, ये इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम संरचनावाद भी कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें तो विलियम वुंड जो थे, इन्होंने संरचना जो चेतना है उसके बारे में कहा था कि चेतना जो होती है मेनली उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है संवेदना, दूसरा होता है भाव। ये किसका कहना था, ये कहना था विलियम वुंड का। लेकिन ईबी डिक्शनरी ने क्या कहा था कि जो चेतना होती है उसमें तीन महत्वपूर्ण कारक बता दिए थे इन्होंने, संवेदना और भाव तो था ही, साथ में इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी थी, वो थी प्रतिमा। संवेदना, प्रतिमा और भाव। ठीक है, कुछ बेसिक फैक्चुअल चीजें हैं, इसको बस आप याद कर लीजिएगा। मेन आप ये समझ लीजिए कि संरचनावाद का मतलब ये होता है कि चेतना की संरचना को समझना, कि चेतना कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे संरचनावाद। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, जो है कि फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म हिंदी में इसको कहते हैं प्रकार्यवाद। इसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो मेन अध्ययन बिंदु होता है वो क्या होता है, इसमें जो मेन अध्ययन बिंदु होता है वो ये होता है कि चेतना कैसे कार्य करती है, चेतना कैसे कार्य करती है। ये इनका मेन अध्ययन बिंदु होता है कि चेतना कैसे कार्य करती है। इससे पहले जो हमने संरचनावाद देखा था उसमें उनका जो मेन प्रश्न होता है वो था कि भाई चेतना क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि चेतना कैसे कार्य करती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे व्यक्ति को प्रभावित करती है, उसके व्यवहार पे क्या असर डालती है, किस तरीके से चेतना के आवेश में आकर के व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है या कोई निर्णय लेता है। ये सारी बातें कौन करता है, ये सारी बातें फंक्शनलिज्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जब फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा इसकी नींव एक तरीके से विलियम जेम्स ने रखी थी, लेकिन इसमें तीन और इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं। एक है एच.ए. कार्ट, एक है जॉन डेवी और एक है जॉन एंजल। इन तीनों ने इसमें मेन रोल प्ले किया था फाउंडेशन में। ठीक है, शिकागो में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। ये फैक्चुअल चीजें हैं, आपको बस याद करनी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में चीजें पूछ ली जाए, तो वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था फंक्शनलिज्म। आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म हिंदी में इसको हम कह देते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना वॉटसन ने की। जेबी वॉटसन इनका पूरा नाम था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब व्यवहारवाद आप समझ ही रहे होंगे, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई व्यवहारवाद है क्या। व्यवहारवाद ये है कि भाई किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसको देखना, उसको तय करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको स्टडी करना, ये इनका मेन केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म में इस चीज का आप याद रखिएगा, इनका मेन जो अध्ययन बिंदु मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। जब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो जेबी वॉटसन ने इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है,
हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उसमें की थी। इसमें और भी कई महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि हमें याद रखने हैं, जैसे कि पेवलोव, व्यवहारवादी थे ये पेवलोव, इनकी थ्योरी भी है। स्किनर, इनकी भी थ्योरी जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये सारे क्या थे, ये सारे व्यवहारवादी थे, और ये मेनली आप देखेंगे ना तो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे कि पेवलोव और स्किनर, इनकी जो थ्योरी है कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको कि कई बार कनेक्शनिज्म भी कह देते हैं। वैसे तो कनेक्शनिज्म थॉर्नडाइक का दिया हुआ कंसेप्ट है, वो कनेक्शनिज्म की बात करते हैं कि कैसे कनेक्शंस बिठाया जाता है, लेकिन ये कंडीशनिंग की बात करते हैं कि कैसे व्यवहार और उद्दीपन, इनके बीच में आपस में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, स्किनर भी वही बात करते हैं, व्यवहार और उद्दीपन के बीच में संबंध स्थापित, लेकिन इनकी थ्योरी में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरीके से मनुष्य के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, उनका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो बिहेवियरिज्म था ये काफी बिल्कुल अपोजिट था उसके जो चेतना की बात करते हैं, जो हम कहते हैं ना स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। ये कहते थे कि चेतना क्या होती है, चेतना थोड़ी कुछ होती है, चेतना कुछ नहीं होती। साइकोलॉजी में कहते चेतना हमें दिखाई थोड़ी देती है, दिखाई क्या देती है, दिखाई देता है मनुष्य का व्यवहार। इसलिए जब भी ये स्टडी करते हैं तो मनुष्य के व्यवहार को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि चेतना को। ये कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा दिया जा रहा है, या मनुष्य जिस इन्वायरमेंट में रहा है उससे मनुष्य का व्यवहार काफी प्रभावित होता है। और ये इन्वायरमेंट को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जेबी वॉटसन का एक कथन है, स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। उन्होंने एक बार कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, उन बच्चों को आप जो कहेंगे मैं वो बना दूंगा, जो कहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप कहेंगे, पायलट बनाना है, जो भी बनाना है मैं बना दूंगा। 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए। वो उन्होंने किस आधार पे कहा था, इन्वायरमेंट के आधार पे कहा था, क्योंकि उनका मेन था कि बच्चे को अगर हम सिर्फ उस इन्वायरमेंट में डाल देना तो बच्चा खुद ही वो अपने आप बन जाएगा जो उसको हम बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को मान के चलिए कि एक अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, हमें उस बच्चे को उन बच्चों के बीच में रखना है, या एक ऐसे माहौल में रखना है जहाँ पे खेल के बारे में ज्यादा चर्चा की जाती हो, खेल बच्चों को अक्सर कराए जाते हो, बस इतना करना है। ठीक है, इसलिए ये इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा रोल देते हैं। इसके अलावा बिहेवियरिज्म में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजी में 3 फोर्सेस माने जाते हैं मेन। अगर मैं बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस माने जाते हैं साइकोलॉजी में, उसमें से ये एक है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फोर्स माना जाता है वो माना जाता है साइको एनालिसिस को। साइको एनालिसिस ये एक इंपॉर्टेंट फोर्स है साइकोलॉजी में। सेकंड नंबर पे आ जाता है बिहेवियरिज्म। और थर्ड नंबर पे जो आ जाता है वो है ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फोर्स हैं साइकोलॉजी में, और बिहेवियरिज्म उसमें से एक है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे बिहेवियरिज्म के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है वो है गेस्टोल्ट। वीडियो आपको कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है गेस्टोल्ट। गेस्टोल्ट हिंदी में भी इसको गेस्टोल्ट ही कहते हैं। गेस्टोल्ट सबसे अलग विचारधारा साइकोलॉजी में है। सबसे अलग तो क्या है, मतलब इनके जैसी जो विचारधारा है वो हमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलग ही बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मानते हैं परसेप्शन। परसेप्शन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षण, कि कोई चीज हम कैसे देख रहे हैं ये उसको इंपॉर्टेंस देते हैं साइकोलॉजी में, और यही इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। ये कहते हैं कि परसेप्शन के वक्त जो एक संपूर्णता यानी कि होलनेस, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनके अनुसार अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो एज अ होल देखते हैं, ना कि
एज अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए दूर खड़ा कोई पेड़, अगर हम दूर से किसी पेड़ को देख रहे हैं तो हम जब इस पेड़ को देख रहे हैं तो ये पेड़ हमें पूरा ही तो दिख रहा है, पूरा ही दिख रहा है ना, या हम दूर से सिर्फ इसके किसी एक हिस्से पर फोकस करते हैं कि भाई ये एक खास तरह का यहाँ पे मान के चलिए ये एक हिस्सा है, इसकी यहाँ पत्तियां बनी हुई है, इस पर फोकस करते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे पेड़ पर फोकस करते हैं, और यही वो कहते हैं गेस्टोल्ट एज अ परसेप्शन। जब हम किसी चीज का करते हैं तो एज अ होल करते हैं, ना कि एज अ पार्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कई जगह जैसे हम जब हम पढ़ेंगे कि सिलेबस जो बनाए जाते हैं उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। उसमें से एक प्रिंसिपल होता है कि भाई किसी भी चीज को हम पार्ट्स में करके बच्चों को कराएं एज अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर मुझे बच्चों को पेड़ों के बारे में बताना है तो पेड़ों के बारे में बताने का एक तरीका सबसे बेहतर है कि उसके एक एक हिस्से के बारे में हम अच्छे से बात करें बच्चों के साथ। जैसे पत्तियों के बारे में बात करें कि उनके आकार, रूप, रंग, तना, जड़, इनके बारे में बात करें। लेकिन वहीं जो ये है गेस्टोल्ट, ये कहते हैं नहीं, एज अ होल आप बच्चों को चीजें कराइए, ठीक है। बच्चे पूरी चीजें पहले खुद से देख लें, ऑब्जर्व कर लें, और उसके बाद इन पूरे पेड़ के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये मेनली इनका जो मेन विचार है वो यही है कि परसेप्शन हम कैसे करते हैं किसी चीज का, और उनका ये भी कहना है कि जब हम परसेप्शन करते हैं तो हम एज अ होल चीजों को देखते हैं या समझते हैं। ये इनका मेन कहना है। इसमें इसकी मैं स्थापना की बात करूं तो 1912 में मैक्स वर्दाइमर ने किया था। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं, जैसे कि कोफक्का कुर्द कोफक्का इनका नाम है, कोहलर इनका नाम है। कोहलर की थ्योरी भी है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनसाइट थ्योरी। इनसाइट भी इनके द्वारा दिया गया कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इनसाइट क्या होता है, इनसाइट कहने का मतलब ये है, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं सूझबूझ। इनसाइट को हिंदी में कह सकते हैं सूझबूझ। कि व्यक्ति जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। यानी कि जब हम कोई भी चीज सीख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बिना दिमाग का इस्तेमाल के बस उस चीज को करते जाते हैं, है ना। जैसे कि एक थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसमें अगर आप इस थ्योरी को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चा कोई चीज सीखता है तो ट्रायल एंड एरर भी से भी सीखता है। मतलब ट्रायल एंड एरर भी एक तरीका है सीखने का। अब ट्रायल एंड एरर में एक दिक्कत क्या होती है कि इसमें हम किसी चीज को बार बार करके सीखते हैं। वहीं ये इसके उलट क्या कहते हैं, इनसाइट, कि आप किसी चीज को बार बार करके मत सीखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सीखो। ये मेन इनका कहना है गेस्टोल्टिस्ट का, ठीक है। तो गेस्टोल्टिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जैसे कि इन्होंने चिंतन के प्रकार भी बताए हैं। वर्दाइमर ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने चिंतन के प्रकार बताए थे, ए टाइप, बी टाइप और वाई टाइप। ये तीन तरीके के इन्होंने बताए थे थिंकिंग। ए टाइप को उन्होंने कहा था प्रोडक्टिव थिंकिंग। मान के चलिए कि मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं प्रोडक्टिव चीजें सोच रहा हूँ, इलॉजिकल चीजें नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें सोच रहा हूँ जो मुझे सच में लगता है कि हाँ उससे संबंधित है। वहीं वाई टाइप क्या होता है, अनप्रोडक्टिव होता है। अनप्रोडक्टिव मतलब इस तरह की थिंकिंग कर रहा हूं मैं जो किसी काम की नहीं, मेरी समस्या से किसी भी तरह का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। बी टाइप को इन्होंने इसका मिक्सचर बताया था। तो इस प्रकार से चिंतन के प्रकार बताए थे। इसके अलावा गेस्टोल्ट ने और भी खास इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी हैं इनके द्वारा दिए गए। इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा था। आपको अगर ये चीज़ अभी समझनी है तो आप मेरे उस पे प्लेलिस्ट में जाइए, जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे ना आपको सीडीपी क्विक कंसेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहाँ पे आपको गेस्टोल्ट की ये जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रखा हूँ वो मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हालांकि उसका लिंक मैं भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो जैसे कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था सिमिलैरिटी का।
सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, प्रॉक्सिमिटी और क्लोजर, फिगर ग्राउंड। ये कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट इन्होंने दिए थे जो कि बहुत ही मजेदार कंसेप्ट थे, अच्छे कंसेप्ट थे। स्कूलों में भी इनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से अभी इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है साइको एनालिसिस। नेक्स्ट जो है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस को कहते हैं हिंदी में मनोविश्लेषण। एक मिनट, मनोविश्लेषण। अब साइको एनालिसिस जो है बहुत ही मतलब मैं कहूँगा यूनिक तरीके की मुझे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी लगती है, और इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो ऐसे धुआंधार कंसेप्ट्स हैं जिनको अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपका भी दिमाग कई बार चकरा जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं, ऐसे नहीं कि बकवास चीजें, बहुत ही गजब के कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। इसकी मैं बात करूँ स्थापना की, तो इसकी स्थापना सिगमंड फ्रॉइड ने की थी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट साइकोलॉजिस्ट हैं, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये बात किसके बारे में करते हैं, ये मन के बारे में करते हैं, लेकिन मन को इनका अलग तरीके का विश्लेषण करने का तरीका है मन का। ठीक है, ये मन को जो बात करते हैं मन की, तो मन के बारे में जो ये विश्लेषण करते हैं, ये जो ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा था स्ट्रक्चरलिज्म में, उस तरीके से नहीं करते, ये अलग तरीके से करते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई मन के जो है ना वो 3 स्तर हैं। एक होता है कॉन्शियस, मन कह लीजिए या चेतना। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है जो हम कहते हैं अनकॉन्शियस, और एक होता है सबकॉन्शियस। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति जो अपना नैतिक निर्णय लेता है वो उसको प्रभावित करने वाली 3 चीजें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इन सारे कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इद, ईगो, सुपर ईगो। इड जिन व्यक्तियों में ज्यादा होता है, अक्सर उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही मतलब सही नहीं होते, अनैतिक होते हैं। ईगो जिनमें होता है, या सुपर ईगो पे पहले बात करें तो सुपर ईगो जिनमें होता है, उनके जो डिसीजन, वो अक्सर उनके जो व्यवहार, जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ज्यादा नैतिक होते हैं, जैसे कोई साधु संत होते हैं। और ईगो वाले जो लोग होते हैं उनका आपस में बैलेंस हमें देखने को मिलता है। तो कुछ खास तरीके के कंसेप्ट इन्होंने दिए थे। वहीं एक साइको सोशल सेक्सुअल थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी थी इन्होंने। और इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो सेक्सुअल नीड्स होती है, हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति की सेक्सुअल नीड्स जो होती है खास समय में ही उत्पन्न होती है, खासकर किशोरावस्था के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी थ्योरी में बात समझाया था कि कैसे बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही बच्चा अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करता है। तो बहुत ही गजब दिमाग घुमाने वाले कंसेप्ट इनके मुझे लगते हैं। ठीक है, तो ये साइको एनालिसिस मेन इन चीजों पर अपना बात करता है। नेक्स्ट आ जाता है, वो आ जाता है ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद। ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद। इससे पहले जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था आपको साइको एनालिसिस, ध्यान रखिएगा, उसको फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं और उसको थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। थर्ड फोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कार्ल रोजर ने यूएस में की थी, यूनाइटेड स्टेट में की थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम इसमें हमें देखने को मिलता है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो
इनकी थ्योरी भी है जिसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड बेसिकली ये मोटिवेशन पर बेस्ड है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने पर क्यों करता है, मोटिवेशन की वजह से। लेकिन वो मोटिवेशन क्यों पैदा होती है, नीड्स की वजह से। फिर इन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। जो ह्यूमनिस्टिक है ये स्टार्टिंग में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ अब्राहम मैस्लो ये काफी पॉपुलर हुआ जब इसको लाया गया इनके दौरान। आप देखेंगे जो ये ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी में बात कर रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे तो हमें इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु मेन क्या है, मुख्य रूप से मानव है, मनुष्य है। इससे पहले जैसे संरचनावाद जो हम पढ़ रहे थे उसमें चेतना होती थी, हालांकि इनका संबंध भी मनुष्य से है, लेकिन ये चेतना या मन को देखते थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी साइकोलॉजी जैसे व्यवहारवाद हो गया या कॉग्निटिविज्म हो गया, ये किसकी बात करते हैं, ये बुद्धि की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन दोनों को मिला देते हैं और कहते हैं कि भाई मनुष्य की बात करो। ये इनका मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कंसेप्ट है मानवतावाद का। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट। कॉग्निटिविज्म, हिंदी में संज्ञानवाद, संज्ञानात्मकतावाद। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। दो महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट थे, मिलर एंड जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर की थ्योरी भी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और इस पर प्रश्न भी पूछा गया था अभी रिसेंट में सीटेट में, तो इनकी हम थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपने मतलब आपके पता होगा इसके बारे में, और डिटेल में हम पढ़ेंगे भी। अगर आप बात करें ना कॉग्निटिविज्म की, तो इनका मेन केंद्र बिंदु होता है मेंटल प्रोसेस। कि जो मनुष्य का जो दिमाग है वो प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है इंफॉर्मेशन को, या चीजों को सीख कैसे रहा है, ठीक है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये इनका मेन अध्ययन होता है, केंद्र बिंदु। वहीं हम बात करें इससे पहले स्ट्रक्चरलिज्म जो आया था, वो चेतना की बात करता है, वो मेंटल प्रोसेस की बात ही नहीं करता। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखेंगे तो उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि भाई मेंटल प्रोसेसिंग क्या होती है, ये सब चीजें ये बाद की चीजें हैं। तो कॉग्निटिविज्म भी आप इसीलिए देखिए बाद में आया, 1960 में, काफी समय बाद आया 1960 में। ये क्यों आया, इसके आने का कारण ही यही है, जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो समझ गया कि मनुष्य जो है वो कैसे, उसका दिमाग काम करता है, मेंटल प्रोसेस होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है वो, और जब वो कर रहा होता है तो कैसे करता है, इसको समझने का मेन जो काम है वो कॉग्निटिविज्म करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मकतावाद करते हैं। तो जैसे कि जेरोम ब्रूनर ने खुद बताया था कि जो मेंटल प्रोसेस 3 स्टेजेस में इन्होंने कहा था कि होता है, आइकॉनिक होता है, आइकॉनिक और इमेज आइकॉनिक होता है, एक होता है लैंग्वेज जिसको कि हम सिंबॉलिक कहते हैं, और एक और होता है जो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 इन्होंने बताए थे। ऐसे ही पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए थे, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि बच्चे का कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मोटर सेंसरी मोटर स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, इस प्रकार से चीजें इन्होंने बताई थी। तो कहने का मतलब ये है कि संरचनावाद मेनली बात करता है मेंटल प्रोसेस को लेकर। ठीक है, तो इसी के साथ आपने ये चीजें समझी आज कि मेजर कौन कौन से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, और ये भी हमने समझा कि हर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है उसमें कुछ खास तरह के केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर अध्ययन किए जाते हैं, जैसे संरचनावाद में, और जो प्रकार्यवाद है यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, ये चेतना के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म चेतना के स्वरूप की बात करता है, वही फंक्शनलिज्म की चेतना कैसे कार्य करती है उसके बारे में बात करता है, बिहेवियरिज्म व्यवहार की बात करता है, ह्यूमनिज्म मनुष्य की बात करता है, और गेस्टोल्ट परसेप्शन की बात करते हैं, और कॉग्निटिविज्म मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं। तो इनका मेन जो अध्ययन है, जो केंद्र बिंदु है अध्ययन का, वो अलग अलग है, और इसी की वजह से हमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देखने को मिले हैं। हर एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जुड़े हैं, हो सके तो उनका नाम याद रखिएगा,
कई बार ये चीजें हमें मदद कर देती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।